स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देश में पहली बार है। याद रहे, यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। इस तरह कर्नाटक में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12.15 लाख लोग और 5.55 लाख PWD लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसके तहत चुनाव आयोग की टीम उन लोगों के घरों में जाएगी जो अपने घर से मतदान करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि संबंधित लोगों को फॉर्म 12D भरना पड़ेगा। इसके साथ ही मतों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं आ सकते। याद रहे, PWD लोगों को मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और स्वयं सेवकों की सुविधा, मतदान में प्राथमिकता, पिंक अप और एक समर्पित पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल बैलेट सुविधा के लिए एक मोबाइल सक्षम PWD एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा भी विकसित की गई है। यह उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। हाल में 95वें अकादमिक पुरस्कारों में हॉलीवुड गानों को पछाड़कर मशहूर भारतीय गीत नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है। बता दें, नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इस साल का ऑस्कर अवार्ड जीता है। याद रहे, यह ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय गीत बन गया है। यह गाना SS राजमौली की प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म RRR का है। स्मरण रहे, इसी गीत ने गोल्डन अवार्ड भी जीता था। इस गाने के गीतकार चंद्रबोस और संगीतकार MM कीरावानी है। इस गाने के अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR है। बताते चले, इस गाने को राहुल सिप्लीगंज और काल भैरवा ने मिलकर गाया है। दरअसल ऑस्कर पुरस्कारों की स्थापना 1927 में हुई और पहली बार 1929 में दिए गए। इन पुरस्कारों को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। हाल में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबूथी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। बताते चलें, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। दरअसल सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य चिन्हित सीमावर्ती गाँव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इन गाँव से होने वाले पलायन को रोकना है तथा सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना भी इसमें सम्मिलित है। आपको अवगत करा दें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को चिन्हित किया गया है। इस प्रोग्राम में सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्यटन केंद्र तथा स्वास्थ्य शामिल है। हाल में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। बताते चले, भारत ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है। भारत सरकार द्वारा 4 C-17 ग्लोमास्टर विमान के जरिए तुर्की को, जबकि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा आपूर्ति व राहत सामग्री भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार द्वारा अन्य आपदा राहत अभियान भी चलाए गए थे। जैसे वर्ष 2004 की सुनामी के बाद मालदीव को ऑपरेशन कैस्टर के तहत सामग्री भेजी गई। इसी प्रकार श्रीलंका को वर्ष 2004 की सुनामी में ऑपरेशन रेनबो के द्वारा सहायता भेजी गई। हाल में INS एंड्रोथ को कलकत्ता में लॉन्च किया गया है। यह भारतीय नौसेना पोत एक बेहतरीन हथियार प्रणाली से लैस है। बताते चले, INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलों वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा है। स्मरण रहे, इस श्रृंखला का पहला जहाज INS अर्नाला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका निर्माण कलकत्ता में गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह लगभग 77.6 मीटर लंबा है और 10.5 मीटर चौड़ा है। इसका यह नाम लक्षद्वीप में सबसे लंबे और बड़े एड्रोट द्वीप से लिया गया है। हाल में भारत अपनी नौसेना के लिए अमेरिका से $300 मिलियन के हथियारों की खरीद कर रहा है। बताते चलें, इस समझौते के तहत भारत MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल तथा मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो समेत अन्य हथियार खरीदेगा। आपको स्मरण करा दें, भारत ने 2020 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $2 बिलियन का अनुबंध किया था। दरअसल इन हेलीकॉप्टरों को पनडुब्बी रोधी भूमिका के साथ साथ जहाज रोधी कार्यों और समुद्र में खोज और बचाव कार्यों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। याद रहे, हेलफायर मिसाइल एक सटीक निर्देशित मिसाइल है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना द्वारा अल जवाहिरी जैसे प्रमुख आतंकवादियों को मारने के लिए किया जा चुका है।
हाल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी टैग मिला है। याद रहे इसे यह टैग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अनुमोदन के बाद प्राप्त हुआ है। बताते चलें जीआई पंजीकरण के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है। स्मरण रहे वर्ष 2020 में जम्मू क्षेत्र के 9 उत्पादों की जीआई टैगिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। गौरतलब हो कि मुख्य रूप से जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है जो कि विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न और उस स्थान से जुड़ी विशिष्ट प्राकृतिक गुणवत्ता व विशेषताओं वाले उत्पादों की पहचान कराता है। हाल में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बैठक के लिए 5 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और DRR के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे और इसमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद भी दिया जाएगा। इसमें रहे आपदा प्रबंधन की प्राथमिक हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। हाल में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए एक बेहतर आकाश हथियार प्रणाली और 12 हथियारों का पता लगाने वाले रडार WLR स्वाति की खरीद के लिए अनुबंध किया है। बताते चले, इन हथियारों की लागत लगभग 9100 करोड़ रुपए है। इस अनुबंध में आर्मी एयर डिफेंस की 3री और 4थी रेजिमेंट के लिए अपग्रेड लाइव मिसाइल और लॉन्चर, ग्राउंड स्पोर्ट उपकरण, वाहन और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आकाश वेपन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है। याद रहे, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह स्वदेश रूप से डिजाइन किया गया WLR है जो बंदूक, मोर्टार और रॉकेट का पता लगाने में सक्षम है। इस परियोजना में कुल स्वदेशी सामग्री 82% है, जिसे 2026 तक बढ़ाकर 93% किया जाएगा। हाल में सऊदी अरब ने संघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदारी के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। आपको स्मरण करा दें, SCO एक पश्चिमी विरोधी प्रभाव गुट के रूप में जाना जाता है। कुछ विश्लेषक सऊदी अरब के इस कदम को चीन के साथ गहरे संबंधों के संकेत के रूप में देख रहे हैं। याद रहे, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसे रूस, चीन और पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा बनाया गया था। ये यूरेशियाई के अधिकांश देशों का राजनीतिक और सुरक्षा ब्लॉक है। बताते चले, इसमें 8 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। हाल में केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है। बताते चलें, यह महिला निवेशकों के लिए एक बचत प्रमाण पत्र योजना है। यह छोटी बचत योजना जो मार्च 2025 तक यानी 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। याद रहे, इसमें 7.5% वार्षिक ब्याज दे होगा और यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा सुविधा प्रदान करेगी। इसमें से आंशिक राशि समय पूर्व भी निकाली जा सकती है। इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही जमा हो सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू होगी। हाल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में गज उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। याद रहे, यह उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाएगा। बताते चलें, गज महोत्सव 2023 प्रोजेक्ट एलिफेंट के सफलतापूर्वक 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य हाथी संरक्षण के प्रयासों को और गति देना है, साथ ही भारत में प्राकृतिक संस्कृति संबंधों को आनंदित करना है। दरअसल गज उत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन केंद्र और राज्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। याद रहे, इस समय दुनिया भर में लगभग 60,000 हाथी हैं, जिनका 7% हिस्सा भारत में निवास करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। हाल में भारतीय नौसेना के लगभग 2600 अग्निवीरों का पहला बैच INS चिल्का के पोर्टल से पास आउट हुआ है। याद रहे, इस बैच में 273 महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को महिला नाविक का पहला बैच मिल गया है। याद रहे, इन अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण समाप्ति की पासिंग आउट परेड 28 मार्च को उड़ीसा में INS चिल्का पर आयोजित हुई थी। बताते चलें, सफल प्रशिक्षुओं को उनकी समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। इन अग्निवीरों का 16 सप्ताह का प्रशिक्षण नवंबर 2022 में INS चिल्का में शुरू हुआ था। स्मरण रहे, अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। अखिल भारतीय मेधा आधारित अग्निपथ भर्ती योजना भविष्य की आवश्यकता अनुरूप सैन्य बल की आधारशिला रखने हेतु चयन, प्रशिक्षण और तैनाती पद्धति को अनुकूल बनाती है।
हाल में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। बताते चलें, इस 3 दिवसीय सम्मेलन की सह मेजबानी किंगडम ऑफ नीदरलैंड और तजाकिस्तान कर रहे हैं। याद रहे, यह सम्मेलन टिकाऊ विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को वर्ष 2030 तक सुरक्षित जल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन और वाटर एक्शन एजेंडा दुनिया को एकजुट करेगा और सतत विकास के लिए पानी पर कार्रवाई करने का निर्णायक अवसर प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला जल दिवस 1993 में मनाया गया। इस वर्ष की थीम जल व स्वच्छता संकट को हल करने हेतु परिवर्तन में तेजी लाना है। हाल में पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्ति को होने वाले नुकसान से रोकना है। बताते चलें, भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली असंगठित खुदाई और उत्खनन की वजह से हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। याद रहे, कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय की एक पहल है। यह एप्लीकेशन सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान से बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा। यह ऐप उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन और क्लिक टू कॉल के माध्यम से जोड़ेगा। हाल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वैधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस अवसर पर आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान ने कहा है, यह टेलीस्कोप अब सुदूर एवं गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन और बेल्जियम में सेंटर स्पेक्ट्रल डीलीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। याद रहे, यह पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसको हर रात इसके ऊपर से गुजरने वाली आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सुपरनोवा, गुरुत्व आकर्षण, लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। हाल में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वनवेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। बताते चलें, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्य समझौते के अंतर्गत इसरो ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के 72 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। याद रहे, इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। स्मरण रहे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्य शाखा है। वर्ष 2022 में LVM-3M2 प्रक्षेपण वाहन के द्वारा 36 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, लेकिन अब इसरो के दूसरे मिशन के अंतर्गत लगभग 5805 किलोग्राम के 36 उपग्रह LVM-3M3 प्रक्षेपण वाहन के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हाल में उड़ीसा सरकार ने गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यह राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। इससे यह दर्जा जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 तथा उड़ीसा जैव विविधता नियम 2012 के तहत दिया गया है। बताते चलें, उड़ीसा सरकार द्वारा यह निर्णय यहाँ बॉक्साइट खनन के खिलाफ लोगों के अत्यधिक प्रतिरोध के लंबे अरसे के बाद लिया गया है। इस संबंध में राज्य वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक बारगढ़ व बलांगीर सहित गंधमार्दन पहाड़ी के 18,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उड़ीसा का पहला विश्व विरासत स्थल कंधमाल जिले में मंदसुरु गोर्ज को 2019 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 2022 में गजपति जिले में महेंद्रगिरी पहाड़ी को दूसरा विश्व विरासत स्थल अधिसूचित किया गया था। अगर गंधमार्दन पहाड़ी का संक्षिप्त परिचय देखें तो यह 18,000 हेक्टेयर से अधिक में बारगढ़ और बलांगीर जिलों में विस्तृत है। गंधमार्दन हिल जैव विविधता से समृद्ध है। विभिन्न औषधीय पौधों की प्रचुरता के कारण यह उड़ीसा के आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। नरसिंहनाथ मंदिर और हरिशंकर मंदिर उड़ीसा में बड़े तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्मारक हैं। बताते चलें, गंधमार्दन भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें अनूठे सुभेद और पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजातियों सहित घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को अद्वितीय एवं संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। हाल में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें फिनलैंड लगातार 6 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश के रूप में सबसे निचले स्थान पर है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को 126वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष 136वें स्थान पर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष यह रिपोर्ट का 11वां संस्करण है, जिसमें 137 देशों की रैंकिंग को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क
नेटवर्क द्वारा किया जाता है। पहली बार इसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। याद रहे यह रिपोर्ट आय, स्वास्थ्य, भावनात्मक समर्थन, पसंद की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति सहित जीवन के मूल्यांकन जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती है। हाल में भारतीय नौसेना ने जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। पहला पुरस्कार जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी होगी, जो योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम महिला अग्निवीर प्रशिक्षु के लिए होगी। दूसरा पुरस्कार जनरल नेवल फोर कॉलेज में नेवल हायर कमांड फोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए रोलिंग ट्रॉफी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ। यह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो 2019 में नियुक्त किए गए थे। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। याद रहे यह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा भी रहे थे। बताते चले 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। हाल में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव की सराहना की है। याद रहे सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले की मूल निवासी हैं। यह बंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है। गौरतलब हो, सुरेखा यादव ने 1989 में एक सहायक चालक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई थी। यह स्वदेश रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर चलाई गई थी। इसका निर्माण इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हुआ है। हाल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। यह इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है। इसमें 74 देशों के 350 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। बताते चलें, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ द्वारा भारतीय मुक्केबाजी संघ के सहयोग से किया जा रहा है। यह तीसरी बार है जब भारत 2006 और 2018 के बाद महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। याद रहे, इस आयोजन के साथ ही भारत सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला देश बन गया है। इस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन निखित जरीन भारत का नेतृत्व करेंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। हाल में पहला लेवर 20 सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में आयोजित हुआ है। ध्यान रहे, यह सम्मेलन G20 के विभिन्न सहभागिता समूहों में से एक है। बताते चलें, इस L20 सम्मेलन में G20 देशों के श्रमिक संघों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हैं, जो श्रम संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं। आपको स्मरण करा दें, भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी। इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रारंभिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया था। दरअसल हाल में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ATL सारथी लॉन्च किया है। बताते चलें, ATL सारथी एक व्यापक स्वयं निगरानी ढांचा है। इसका उद्देश्य अटल टिकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करना है। याद रहे, इस पहल के 4 स्तंभ हैं, जो नियमित प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से ATL की प्रदर्शन में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। अटल इनोवेशन मिशन ने एक पायलट के रूप में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे क्षेत्रों में विभिन्न भागीदारों के साथ ATL सारथी को कार्यान्वित किया है। स्मरण रहे, अटल इनोवेशन मिशन 2016 में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी से देश भर में नवीनीकरण और उद्यमशीलता तंत्र को मजबूत करना है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग वर्चुअल रूप से तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बताते चलें, इस सम्मेलन की थीम समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा है। याद रहे, इसमें अनेक देशों के साथ साथ इंटरनेशनल IDEA और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल थी, जिसका आयोजन दिसंबर 2021 में हुआ था। आपको स्मरण करा दें, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। यह केंद्र और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। ध्यान रहे, इसका नगरपालिका और पंचायत चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। हाल में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट सौंप दिया है। ध्यान रहे, निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है और यह पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। इसका निर्माण नासा इसरो ने संयुक्त रूप से किया है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह का अवलोकन करेगी। इसका वजन 2800 किलो है। इस उपग्रह में एल बैंड और एस बैंड का प्रयोग किया गया है, जो उच्च रिजोल्यूशन वाली इमेज प्रदान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नासा ने इसरो सैटेलाइट के लिए एल बैंड रडार, GPS डेटा स्टोर के लिए सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर उपलब्ध कराए हैं। इस सैटेलाइट को जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी प्रदान करेगी।
दरअसल तेलंगाना सरकार ने रामप्पा मंदिर को लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कुछ नई सुविधाएं शुरू की हैं। गौरतलब हो कि यूनेस्को ने वर्ष 2021 में रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। याद रहे, यह भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के प्रमुख देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर तेलंगाना के पालमपेट में स्थित है। आपको स्मरण करा दें, इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया है। यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला, तकनीकी और विशिष्ट शैली के कारण बेजोड़ है और काकतीय मूर्तिकला के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर 6 फीट ऊंची एक तारानुमा संरचना के ऊपर निर्मित है, जिसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीकी के साथ रखी गई है। इसका फर्श ग्रेनाइट और खंभे बेसाल्ट से बने हैं। इस मंदिर के स्तंभों, दीवारों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है। जहां मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, वहीं इसका सफेद गोपुरम जो हल्की ईंटों से बनाया गया है, आंगू तकों को पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। इस मंदिर का वर्णन करते हुए एक यूरोपीय यात्री ने इसे दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कहा था। अब आपको मंदिर स्थापत्य शैली से अवगत करा दें। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां विद्यमान हैं, जो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली है। अगर नागर शैली की बात करें तो इस मंदिर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत क्षेत्र तक माना जाता है। इसकी विशेषता में शामिल है मंदिर का विशाल चबूतरे पर निर्माण, आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय संरचना और ऊंचा शिखर आदि। इस शैली से बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया है। अगर द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करें तो इस शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। इसकी विशेषताओं में शामिल है मंदिरों की चहारदीवारी, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप यानी नदी मंडप, विशाल प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर की संरचना। अब आपको वेसर शैली से अवगत करा दें। नागर शैली और द्रविड़ शैलियों के ही मिश्रित रूप को वेसर शैली कहा गया है। इस शैली का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली में बने मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।